नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्ष से जुड़ी भी कुछ कहानियां। और आज जो हमारा खास तौर पर फोकस रहेगा वो प्रधानमंत्री की जो 3 देशों की विदेश यात्रा है, जिसमें वो अभी फ्रांस में हैं, उसके बाद खाड़ी के 2 देश जाएंगे, उस पर हमारी खास नज़र रहेगी। क्या कुछ हुआ है, कौन से समझौते फ्रांस के साथ हुए हैं और क्या कुछ आगे की संभावना है, इस पर बात करेंगे। साथ ही पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदम्बरम हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे संबंधित खबर होगी। भ्रष्टाचार के मामले में वो सीबीआई हिरासत में हैं और भी तमाम खबरें होंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात। राष्ट्रपति मैक्रों ने जम्मू कश्मीर को बताया द्विपक्षीय मामला। कहा इस पर किसी तीसरे पक्ष को नहीं देना चाहिए दखल। जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला उसकी संप्रभुता से जुड़ा। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए फ्रांस को कहा शुक्रिया। अगले महीने भारत को मिलेगा पहला रफाल लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने जैतापुर परियोजना, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल और साइबर सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। फ्रांस दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। एयर इंडिया हादसे में मारे गए यात्रियों को समर्पित स्मारक का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज फ्रांस के प्रधानमंत्री चार्ल्स फिलिप से भी करेंगे मुलाकात। आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने कहा चिदम्बरम जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग, लिहाजा गहराई से जांच किए जाने की जरूरत। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न के जंगलों में इस बार लगी भीषण आग में 2018 के मुकाबले 83% की बढ़ोतरी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा अमेज़न के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में सरकार के पास संसाधनों की कमी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा अमेज़न में लगी आग एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जिस पर G7 सम्मेलन में होनी चाहिए गंभीर स्तर पर वार्ता। और खेल की खबरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहले दिन का मैच खत्म होने तक टीम इंडिया ने बनाए 6 विकेट पर 203 रन। अजिंक्या रहाणे ने खेली 81 रनों की शानदार पारी। जी तो ये थी नया सवेरा की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से जुड़ी हुई। जी अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कश्मीर मुद्दे को लेकर फ्रांस खुलकर भारत के साथ आ गया है। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और पाकिस्तान से इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के सहयोग की सराहना की। ये नजारा पेरिस हवाई अड्डे का है, लेकिन माहौल पूरी तरह से मिनी इंडिया से रिखा है। पेरिस एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के रंग में रंगा नजर आया। विदेश में स्वदेश की झलकी दिखी और उसके बाद मुलाकात हुई 2 दोस्तों की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शैटो डी शैंटेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। शैटो डी शैंटेली पेरिस से 50 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक इमारत है। मैक्रों ने मोदी को इस इमारत की अहमियत के बारे में बताया। फिर दोनों नेताओं ने बातचीत की। एजेंडे पर दुनिया में इंसानियत का दुश्मन आतंकवाद सबसे ऊपर रहा। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रों का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर
सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे बढ़ते सहयोग को और मजबूत करने का फैसला भी हमने किया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति मैक्रों ने कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयम और बातचीत का आह्वान किया। राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ किया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इस बारे में वो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से भी बात करेंगे। फरवरी में जो पुलवामा में जो भी अटैक हुआ था उसके लिए हमने अपनी सहानुभूति जताई है और हम ये कहेंगे कि हम आतंकवाद पे भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ये जो स्थिरता की जो नीति है उसको हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करूंगा ताकि हम उनको भी यही कहें कि ये बात इस मुद्दे पर जो है वो द्विपक्षीय तौर पे ही बातचीत होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो कि हर जगह पे स्थिरता रहे और कोई आतंकवाद की घटना ना हो। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को चुनाव में जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं ने G7 से जुड़े मसलों पर भी चर्चा की। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दोनों नेताओं की प्राथमिकता में रहा। इसके अलावा कौशल विकास, नागर विमानन, IT और स्पेस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सहयोग पर भी मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा हुई। साइबर सिटी के मोर्चे पर एक समझौता हुआ। असैनिक परमाणु मोर्चे पर दोनों देशों ने जैतापुर संयंत्र पर काम करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि पिछले एक साल में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 25% की वृद्धि हुई है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों की भी झलक देखने को मिली। 2021-22 में फ्रांस भारतीय संस्कृति पर्व मनाया जाएगा, जिसको नमस्ते फ्रांस नाम दिया गया है। पहला जो राफेल का जो विमान है वो अगले महीने भारत पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम सिविल न्यूक्लियर की बात करें, असैनिक परमाणु की बात करें, तो हमने ये कहा है कि इस साल के अंत तक जैतापुर पर हम ऐसे कुछ चीज़ों पर काम करेंगे ताकि आखिर इस साल के आखिर तक हम इस प्रोजेक्ट को, परियोजना को आगे ले जा सकें। रक्षा और सामरिक संबंधों पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति मैक्रों ने राफेल सौदे पर खुशी जाहिर की और कहा कि पहला राफेल जेट सितंबर तक भारत को मिल जाएगा। भारत और फ्रांस ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक सहायक प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर सहयोग समझौते के साथ साथ संयुक्त समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए क्रियान्वयन में सुधार पर भी सहमति बनी। भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है, फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हजारों भारतीय सैनिकों का बलिदान आज भी फ्रांस में याद किया जाता है। आज आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर पीएम ने कहा कि ये बहुत पुराने हैं। दोनों देश सालों से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से एक साथ काम कर रहे हैं और पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। शैलेंद्र मिश्र और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, फ्रांस। जी, तो ये प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की ये तीसरी यात्रा है और ये उम्मीद है कि ये यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले से ही मजबूत संबंधों को एक नया आयाम देगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जायद से नवाजा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विशेष संबंधों का परिचायक है। उन्होंने कहा कि यूएई भारत को एक अहम मित्र और सम्माननीय विश्वासपात्र साझेदार मानता है। Coming visit His Excellency Narendra Modi tomorrow morning to receive the
highest national award of Sheikh Zayed, just an embodiment of our relationship. In the UAE, we think of India as a special, great friend, and a respected, trusted partner. और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को कल राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने चिदम्बरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड में सौंपने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान चिदम्बरम के वकीलों ने उन्हें जमानत देने की मांग करते हुए तमाम दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज करते हुए उन्हें रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर और बड़ा मामला है, लिहाजा इसमें गंभीर जांच की जरूरत है। आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार को लंबे ड्रामे के बाद सीबीआई के शिकंजे में आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को अगले 4 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। चिदम्बरम को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई और चिदम्बरम के वकील की जिरह को 1.5 घंटे से अधिक समय तक सुना। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने चिदम्बरम को 4 दिन की हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने जो पुलिस रिमांड मांग रही थी, इसको जस्टिफाई करार दिया है, जस्टिफाइड माना है और 26 तक के लिए इनको जो है रिमांड पे भेज दिया है। और इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हर 48 घंटे पे उनकी चेकअप होती रहेगी, मेडिकल चेकअप होगी। इससे पहले सीबीआई ने चिदम्बरम को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश कर उनकी 5 दिनों की हिरासत मांगी। मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अदालत में मौजूद थे। लंबी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आखिरकार सीबीआई को सफलता हाथ लग गई। अदालत ने आदेश दिया है कि पी चिदम्बरम को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे 4 दिनों में सीबीआई क्या जांच करती है और उसके हाथ क्या लगता है। लेकिन अदालत के आदेश के बाद यह तय हो गया कि कद कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं। मेहता ने अदालत से कहा कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे हैं और गंभीर अपराध किया गया है। मेहता ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक गंभीर और बड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि किसी चीज के एवज में फायदा पहुंचाने को उजागर करने के लिए चिदम्बरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। उनका दस्तावेजों से आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। उन्होंने इसमें की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और ये आरोप पत्र दाखिल करने से पहले का चरण है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें सामग्री की जरूरत है जो चिदम्बरम के पास है। उन्होंने दलील दी कि हिरासत में पूछताछ किए जाने से प्रभावी जांच हो पाना संभव होगा। मेहता ने दलील दी कि आरोपी की गंभीर, सक्रिय और ज्ञात भूमिका रही है और धन का लेन देन किया गया है और जांच की जरूरत है। चिदम्बरम के वकीलों ने पूछताछ के लिए हिरासत में सौंपे जाने के सीबीआई के अनुरोध का अदालत में इस आधार पर विरोध किया कि चिदम्बरम के बेटे कार्ति सहित अन्य सभी आरोपी को मामले में जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के देश से बाहर जाने की आशंका नहीं है। इससे पहले बुधवार रात चिदम्बरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के अधिकारियों की टीम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जोरबाग स्थित चिदम्बरम के आवास पर पहुंची। कुछ देर मुख्य दरवाजे खटखटाने के बाद अधिकारियों ने परिसर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। पी चिदम्बरम पर नियमों का उल्लंघन कर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की अनुमति दिलवाने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ने नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए 4.6 करोड़ रुपए के बदले 305 करोड़ रुपए का निवेश ले लिया। आयकर विभाग के दखल के बाद आईएनएक्स मीडिया ने चिदम्बरम के बेटे कार्ति को मामले की जांच रफा दफा करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत दी। सीबीआई का आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने एफआईपीबी के आला अफसरों को प्रभावित किया। आईएनएक्स मीडिया के निदेशक इंद्रानी मुखर्जी ने सीबीआई को बताया था कि कार्ति की कंपनी ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। इंद्रानी मुखर्जी इस मामले में सरकारी गवाह बन चुकी है।
पी चिदम्बरम उस समय देश के वित्त मंत्री थे और FIPB उनके अधीन था। CBI ने केस मई 2017 में दर्ज किया, जबकि ED ने 2018 में इस संबंध में धन शोधन का मामला दर्ज किया। नीरज सिंह, अजय विक्रम सिंह और अनिल पुनिया के साथ DD न्यूज। जी, तो ये पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम CBI हिरासत में हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने INX मीडिया मामले में P चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों का संरक्षण करने की कोशिश कर रही है। चिदम्बरम जी की गिरफ्तारी एक भ्रष्टाचार के प्रकरण में हुई है और कांग्रेस माने भ्रष्टाचार। कांग्रेस के जमाने में कोयला घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला या INX घोटाला, इतने प्रकार के घोटाले हुए हैं। तो एक एक घोटाले की अब परत खुल रही है क्योंकि अब सच्चाई से जांच हो रही है और इसलिए इस पर कांग्रेस वालों के चिल्लाने का क्या कारण है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, 370 में अलग अलग राय रखती है पार्टी, लेकिन भ्रष्टाचार के पक्ष में पूरी कांग्रेस एकजुट होती है। पिछले 3 दिनों से लोग क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी एकजुट है भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए। ये CBI और ED ये जांच एजेंसियां हैं जिनके द्वारा ये कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानून अपना काम करेगा, न्यायालय उसका फैसला देगा। इसमें आपत्ति और प्रदर्शन करने जैसा क्या है। और एक समझ लेना, यानी कोल घोटाला हमने निकाला तो आज भी CBI ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है, कुछ कंपनियों को विरोध में केसेस में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया है, उसका विरोध हम मंत्री रहते हुए मैंने और हंसराज अहीर ने एफिडेविट देकर किया है। तो ये CBI अपना फैसला करती है और इसलिए CBI हो ED हो, हम उसके दखल अंदाजी नहीं करते और इसलिए कानून अपना काम करेगा। लेकिन कांग्रेस वाले देश के सामने फिर से बेनकाब हुए कि वो भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए सभी एकजुट है, बाकी उनमें बहुत दरार है। और यही कांग्रेस का रूप है जो कांग्रेस को ले डूबी और वो अभी भी जनता से कट रहे हैं, इसीलिए कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ये करारा प्रहार। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में साल 2024 तक हर गांव तक बैंकिंग, कानून और व्यवस्था में सुधार, केंद्र और राज्य के बीच नारकोटिक्स समन्वय ब्यूरो स्थापित करने पर सहमति बनी। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के मुख्यमंत्री तथा दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासकों ने भी शिरकत की। राज्यों को 5 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन की परिषद में हर राज्य के मुख्यमंत्री, 2 मंत्री और मुख्य सचिव हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के अध्यक्ष हैं और हर जोन में एक मुख्यमंत्री को इसके उपाध्यक्ष के लिए रोटेशन आधार पर नामित किया जाता है। नया सवेरा में वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे और रुख करेंगे देश और दुनिया की कुछ और खबरों की। आप देखते रहिए DD न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन?
नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काफ। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर हमारा खास प्रोग्राम नया सवेरा। और अब रुख करते हैं अगली खबर का, अगली बड़ी खबर का, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर है। श्रीनगर और घाटी के अन्य मुख्य शहरों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं ताकि लोगों को रोजाना के काम करने में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। बाजारों से लेकर सड़क यातायात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों के बाद अब माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में शिक्षकों और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ रही है। श्रीनगर शहर के आवासीय क्षेत्रों और सिविल लाइंस क्षेत्र तथा अन्य जिलों के अधिकतर क्षेत्रों से अवरोधक अब हटा लिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती बरकरार है। जम्मू के स्कूलों में रौनक देखी जा रही है और बड़ी संख्या में बच्चे कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपसे जुड़ी ये अहम खबर। वित्त मंत्रालय ने सबका विश्वास नाम की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। बजट में घोषित ये स्कीम करदाताओं के लिए 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच लागू रहेगी। जून 2019 से पहले के एक्साइज, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, गरीब कल्याण सेस से संबंधित अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए ये सुनहरा मौका है। 50 लाख रुपए से कम टैक्स की देनदारी पर सरकार ने 50% और 50 लाख से ज्यादा की देनदारी पर 70% की छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही लेट फीस, पेनाल्टी और ब्याज पर ऐसे लंबित मामलों में 100% की छूट देने का फैसला लिया गया है। ये तमाम विवरण आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपके फायदे की खबर है। अगली खबर, फिक्की ने दिल्ली में कल आंतरिक सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया। आंतरिक सुरक्षा और फेक न्यूज के प्रभाव पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने किया। पैनल में प्रेस काउंसिल के सदस्य और कुलपति प्रोफेसर सुषमा यादव समेत अनेक लोग मौजूद थीं। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने फेक न्यूज पर चिंता जताई और कहा कि फेक न्यूज सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके लिए सजग रहने की जरूरत है। News or any this thing attempt by anybody to disturb that harmony is something which we have to totally resist, so that we preserve our nation the way it is and feel very proud of our diverse nation and all the good things that we have in it. अगली खबर, बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के मकसद से सरकार ने इंस्पायर अवार्ड योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के रहने वाली सिद्धि पांडे ने महिला सुरक्षा के लिए एक डिवाइस तैयार की है, जिस वजह से उसे इस साल इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है। महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी की छात्रा सिद्धि पांडे ने एक डिवाइस तैयार किया है। सिद्धि ने वुमेन सेफ्टी पर्स नाम से लेडीज पर्स तैयार किया है, जो छेड़छाड़ की घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होगा। उसके इस अनोखे आविष्कार की वजह से उसे इस साल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
निर्भया कांड से जब एक लड़की मतलब बस में हुआ था ना ये कांड, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए कुछ ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए, कुछ ऐसा सेफ्टी डिवाइस बनाना चाहिए जो उसके पास हर समय रहता हो। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ सेफ्टी पर्स और सेफ्टी सैंडल बनाए। सिद्धि ने वुमन सेफ्टी पर्स में सायरन लगाया है। अगर कोई महिला से छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो पर्स में लगे बटन को दबाने से सायरन की आवाज निकलेगी। सिद्धि ने वुमन सेफ्टी पर्स के अलावा बेहद कम खर्च में सेफ्टी शूज भी तैयार किया है जो छेड़छाड़ से महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है। धमतरी से वरुण बनर्जी के साथ सुनील तिवारी, डीडी न्यूज, रायपुर। जी, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की छात्रा अक्सा दयाल ने ऐसा छाता तैयार किया है जो तेज हवाओं में भी नहीं उलटता। अक्सा दयाल को एंटी स्टॉर्म अम्ब्रेला तैयार करने की वजह से इस साल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंस्पायर अवार्ड स्कूली छात्रों को उनके अनोखे आविष्कार के लिए दिया जाता है। हाई स्कूल में पढ़ने वाली बिलासपुर की छात्रा अक्सा दयाल भारी बारिश में अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए छाता ताने निकलती है, लेकिन कुछ देर में तेज हवाओं के कारण उनका छाता पलट जाता है। नतीजा दोनों बारिश से तरबतर। ये वाकया अक्सा को यह सोचने के लिए विवश कर देता है कि आखिर छाते तेज हवा में उलटते क्यों हैं। यहीं से उसको आइडिया मिलता है एंटी स्टॉर्म अम्ब्रेला बनाने का। इस अनोखे आविष्कार की वजह से अक्सा को इस साल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम लोग देखते हैं कि कन्वीनियंस ना होने पर हम छाते को गाड़ी में या साइकिल में भी यूज कर लेते हैं। तो एक हाथ से साइकिल चलाते हैं, एक हाथ से छाता पकड़ते हैं। इससे अगर तेज हवाई और छाता पलट गया तो हम एक्सीडेंट होने का तो खतरा बनता ही है। इसलिए मैंने इस छाते को हैंडल में फिक्स करने के लिए एक स्टैंड बनाया है जिसे हम हैंडल में फिक्स कर सकते हैं इस छाते को, और हमें पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा शुरू किया गया इंस्पायर अवार्ड देश भर के छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित करने में सफल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो देखिए ये कैसे नन्हे नन्हे आविष्कारक कितनी उपयोगी चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। और अब कुछ खबरें दुनिया भर की बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से भीषण आग लगी हुई है। आग से निकलने वाला धुआं कोहरे की तरह फैल रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के sao पाउलो शहर के आसपास आग ने विकराल रूप ले रखा है। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अमेज़न वर्षावन में आग लगना एक अंतर्राष्ट्रीय संकट है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने भी कहा है कि वो अमेज़न जंगलों में भीषण आग से चिंतित हैं। गौरतलब है कि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोनसोरो ने पहले कहा था कि उनकी सरकार के पास दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों में आग से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी है। माना जाता है कि धरती की करीब 20% ऑक्सीजन इन्हीं अमेज़न जंगलों से मिलती है। इस वनों में पहले भी कई बार आग लग चुकी है, लेकिन इस बार ये आग बेहद भयानक रूप ले चुकी है। साल 2018 के मुकाबले इस बार आग की घटनाओं में 83% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2013 के बाद आग लगने का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। और अब चंद्रयान 2 के बढ़ते कदम। चंद्रमा की यात्रा पर रवाना हुए चंद्रयान 2 ने चांद की पहली तस्वीर भेज दी है। इसरो ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर ली है। चंद्रयान 2 ने 21 अगस्त को चंद्रमा की ये तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में मेयर ओरिएंटल बेसिन और अपोलो क्रेटर्स को भी देखा जा सकता है। जी, तो ये मिशन की पहली कामयाबी कह सकते हैं इसको चंद्रयान 2 की। इसके बाद चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर भी उतरना है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अर्थ जगत की खबरों का खास तौर पर रुख करेंगे, देखेंगे कुछ और खबरें भी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, BP या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप DD न्यूज पर देख रहे हैं नया सवेरा। अब अर्थ जगत की खबरों के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अरुण का। शुक्रिया लालचंद जी। और अर्थ जगत की शुरुआत करते हैं कि आखिर नीति आयोग अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या कुछ बोल रहा है, ये समझने की अब जरूरत है। दरअसल नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर नजर रखे हुए है और सुनिश्चित किया कि आर्थिक वृद्धि के लिए सरकार की तरफ से सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बजट में बैंकों को पुनर्पूंजीकरण और बढ़े हुए FDI के नए क्षेत्रों को शामिल करने की सरकार की तरफ से उठाए गए इन कदमों को भी रेखांकित किया है। हमारे वित्त मंत्री ने कई कदम ऐसे बताए जिसमें कि हम लोग निवेश को, निजी निवेश को और प्रोत्साहन दे सकें। उन्होंने कहा कि रेलवेज में अब हम निजी निवेश को अलाउ करेंगे। FDI को तो बाहर से आता है निवेश, उसको 100% इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेक्टर में दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ की राशि उपलब्ध की जाएगी उन बैंकों के लिए जो कि NBFCs में जो है वो निवेश करेंगे। आर्थिक व्यवस्था में मंदी बैठ न जाए, इसके लिए सरकार बड़ी सतर्क है और बड़े कई कदम उठा रही है और पूरी आशा ये है कि आने वाले महीनों में हमारी अर्थव्यवस्था फिर से जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। राजीव कुमार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में कमी जैसे उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि RBI के इस कदम से ये निजी निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। रिजर्व बैंक है, उसने अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट अभी काटा है, 35 बेसिस पॉइंट से काटा है, जिससे कि ब्याज दर कम हो। ब्याज दर कम हो तो निवेश करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले और जो लोग खर्चा कर रहे हैं अपना, मतलब कार है, घर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, उन पर खर्चा ज़्यादा करें क्योंकि EMI के दर कम हो जाएंगे। इसीलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने काफ़ी जोर दे के कहा है कि बैंकों को ये कट जो है वो पास ऑन करना चाहिए बाकी सब उपभोक्ताओं को, जिससे कि हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो इस समय एक तरह से लगता है कि मांग की थोड़ी सी कमी हो रही है, निवेशक मांग और उपभोक्ताओं की मांग, उससे जो है वो उसको जो है ऊपर उठाया जा सके। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने साफ कर दिया कि 25 करोड़ रुपए के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप्स को शुरुआत के 7 सालों में से कोई भी 3 सालों की आय उसमें 100% कर मुक्ति मिलेगी। यानी कि CBDT ने ये स्पष्टीकरण किया है और कहा है कि इसके दायरे में आने वाले स्टार्टअप्स को वायदे के अनुरूप आयकर कानून 1961 की धारा 80 IAC के तहत कर में छूट मिलेगी। और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने छोटे उद्यमियों को बड़ी सुविधा देने की एक तरह से घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गुरुवार को उन्होंने बताया कि सरकार MSME के लिए
भारत क्राफ्ट नाम के पोर्टल को लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह पोर्टल अमेजन और अलीबाबा के टक्कर का होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि इस पोर्टल से अगले 2 से 3 सालों में 10 लाख तक कारोबार होने लगेंगे और भारत क्राफ्ट पोर्टल पर छोटे उद्यमी अपनी जो वस्तुओं की मार्केटिंग करने की जो साथ यहाँ से अपने उत्पाद को भी बेच पाएंगे। एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके उत्पाद की मार्केटिंग की होती है, जिसे भारत क्राफ्ट जो पोर्टल है वो एक तरह से नए पंख देता हुआ दिखाई देगा। और सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 150 रुपए की तेजी के साथ 38,970 रुपए की नई ऊंचाई को छू गया। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत भी 60 रुपए की तेजी के साथ 45,100 रुपए प्रति किलो हो गई। और आरटीजीएस के जरिए फंड ट्रांसफर का समय 26 अगस्त से 1 घंटा बढ़ जाएगा। सुबह 8 की बजाय 7 बजे से यह सुविधा मिलने लगेगी। आरटीजीएस का फिलहाल समय सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही यह फैसला भी लिया था कि दिसंबर से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि नेफ्ट की सुविधा 24 घंटे कर दी जाएगी। चलिए, तो आज अर्थ जगत की खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं सीधे लालचंद आपके पास। शुक्रिया अरुण। अर्थ जगत की ये तमाम खबरें और ख़ास तौर पर लोगों के लिए उपयोगी खबरें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं खेल जगत की खबरों का। खेल के मैदान में सबसे पहले रुख करते हैं क्रिकेट के पिच का। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की सीरीज का पहला मैच एंटीगा के नॉर्थ साउंड ग्राउंड में कल से शुरू हो गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल किमार रोच की गेंद पर शाई होप द्वारा कैच आउट हो गए। पुजारा केवल 2 रन का ही योगदान दे सके, जबकि कप्तान विराट कोहली 9 रन बनाकर शेनोन ग्रेवी का शिकार बने। लेकिन केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाला। केएल राहुल ने 44 रन बनाए, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने 81 रन का योगदान दिया। फिलहाल भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना लिए हैं। अगली खबर, युवा गोल्फर अर्जुन की कामयाबी काफी कुछ सचिन तेंदुलकर की सी कहानी लगती है। जिस तरह सचिन बचपन में गेंद और बल्ले के साथ रहते थे, उसी तरह अर्जुन भी गोल्फ क्लब के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। ये है 14 साल के अर्जुन भाटी, जिन्होंने हाल ही में जूनियर गोल्फ विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। गोल्फ कोर्स पर गोल्फ क्लब के साथ वक्त बिताना इनका शौक है और इसी शौक और जुनून के चलते वे इतिहास रचने में सफल हुए। जूनियर गोल्फ विश्व चैंपियनशिप में 40 देशों के 637 गोल्फरों ने हिस्सा लिया और अर्जुन इन सब में सबसे आगे रहे। जो मैंने अभी टूर्नामेंट जीता उसका नाम FCG कैलवे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 था। ये पाम डेजर्ट कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। तो इसमें करीबन 637 प्लेयर्स थे 40 डिफरेंट कंट्री से, और जो सेकंड पोजीशन पे आया वो जेरेमी चेन था, वो ताइवान से था। तो मैंने 199 स्कोर लिया, वो 17 अंडर था, और मैंने लास्ट डे 9 अंडर खेला। वो मेरा करियर बेस्ट भी है। अर्जुन के घर पर न तो कोई गोल्फ खेलता है और न ही किसी का स्पोर्ट्स से कोई नाता है। यही वजह है कि शुरुआत में उनके घर वालों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन जब मात्र 7 साल के थे तो एक बार उन्होंने अपने पिता से गोल्फ किट की मांग की। उनके पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनको लगा कि शायद जिस तरह बच्चे बाकी चीज़ों की डिमांड रखते हैं, हो सकता है अर्जुन उसी तरह से गोल्फ किट की मांग कर रहे हों। अर्जुन की इस कामयाबी में उनके कोच मोनीश बिंद्रा और उनके स्कूल टीचर का बड़ा योगदान है, जिन्होंने उनके हुनर को पहचाना और फिर इसे तराशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैलेंट itself cannot make you a champion, you know, it can't make you a star. So I have explained to them, you know, talent can last for some time, but the people with dedication and hard work will always catch up with you. Now that is actually one of Arjun's secret ingredient. अर्जुन ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताएं भी जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया। घर और परिवार वालों के लिए अर्जुन को इस मुकाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं था। शुरुआती समय में हमें पता नहीं था कि अर्जुन गोल्फ खेलेगा, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड गोल्फ से नहीं है। तो अर्जुन ने शुरू में जब बोला कि पापा मुझे गोल्फ सेट चाहिए, तो मैंने बोला क्रिकेट बैट ले लो, फुटबॉल या साइकिल ले लो आप, लेकिन उसने मना कर दिया। और अर्जुन के जन्मदिन पे उसने बोला कि मुझे अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते तो मुझे गोल्फ सेट चाहिए। बेहद कम उम्र में जब आप कामयाबी के शिखर को छूते हैं
तो जाहिर है आपका सम्मान भी उसी तरह से होता है। ये पगड़ी इसी सम्मान का प्रतीक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में अर्जुन इस पगड़ी का लाज रखेंगे और विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करते रहेंगे। अशोक मर्तोलिया, डीडी न्यूज, दिल्ली। जी, तो ये अब ज़रा रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की और ख़ास तौर पर उन सुर्खियों पर नज़र डालते हैं जो आपके लिए उपयोगी होती हैं और थोड़ा सा जो हेडलाइंस होती है ना उससे अलग हट करके हो। सबसे पहली जो हेडलाइन हम ले रहे हैं वो दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर ही है कि अलगाववादियों की दुकान पर ताला लगा, चाबी झेलम में फेंक दो। ये कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर के जो आम आवाम है वो कह रही है, क्योंकि अब उनकी अलगाववादियों की ऐलान पर वो अब हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते, उनके खेल में, उनके गंदे खेल में शामिल नहीं होना चाहते। तो ये आवाम की आवाज़ है। अगली खबर जो हमारी है वो राष्ट्रीय सहारा से है, जिसमें है कि डायनामिक फेयर के साथ सितंबर से चलेगी तेजस ट्रेन। इंतज़ार है तेजस का, ख़ास तौर पर जो बुलेट ट्रेन तो बहुत ज़्यादा रफ्तार की होती है, उससे थोड़ी सी कम रफ्तार की जो ट्रेन तेजस है उसकी ख़ास तौर पर लोगों को इंतज़ार है कि वो उसकी सुविधा मिले। तो सितंबर से ये तेजस ट्रेन पे आप यात्रा कर पाएंगे। अगली खबर हमारी हिंदुस्तान से है, जिसमें कि ख़ास तौर पर छात्रों के लिए एक उपयोगी सूचना है कि 8वीं कट ऑफ आज आ सकती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी लोग एडमिशन का इंतज़ार करते हैं, तो ऐसे में 8वीं कट ऑफ बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है कि उनका भी एडमिशन हो जाए। और उसके आगे की भी खबर जनसत्ता से उसी यानी कि विद्यार्थियों के लिए ही है कि जेएनयू की प्रवेश परीक्षा मई और डीयू प्रवेश परीक्षा जून में होगी। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, प्रवेश परीक्षा हिंदी में, वो आप मई में जेएनयू में दे सकेंगे और डीयू में जून में। एक उपयोगी खबर आपके लिए नवभारत टाइम्स से है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग आपको झांसा देकर कहते हैं कि हम आपकी नौकरी लगा देंगे, इस जगह पर लगा देंगे। ऐसा ही मामला आया है। रेलवे और आर्मी में नौकरी के फर्जी लेटर देकर लाखों ठगे। तो सावधान रहिएगा ज़रा इन चीज़ों से और किसी के झांसे में मत आइए। नौकरी अगर हासिल करनी हो तो अपनी क्षमता के दम पर हासिल कीजिए। कहीं से भी किसी के झांसे में आकर के अपना मेहनत का पैसा इस तरह से लुटाइए नहीं। आपके उपयोग की ये खबर थी। अब देखते हैं कि इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का दिन। आज ही के दिन 1872 में स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता तंगुतुरी प्रकाशम का जन्म आंध्र प्रदेश के विनोदारायुनी पालम गांव में हुआ था। वो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे और बाद में नए आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। आज ही के दिन 1923 में पूर्व लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ का जन्म पंजाब में हुआ था। जाखड़ ने 1980 से 1989 तक लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्य किया, जिस दौरान उन्होंने संसद संग्रहालय की स्थापना में योगदान दिया। आज ही के दिन 1944 में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सायरा बानो का जन्म उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। उन्होंने 1961 से 1988 के बीच कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। आज ही के दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जी, और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी सभी की खास तौर पर नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहले विश्व युवा सम्मेलन 2019 का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 2018-19 के पोषण अभियान के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। पोषण अभियान बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नीति आयोग में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 जारी करेंगे। ये सूचकांक जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन और सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। झारखंड सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख नए एलपीजी कनेक्शन वितरण के साथ साथ सिलेंडर की मुफ्त रिफिल की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। और अब गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबर, सोलर ड्रायर जिसका उपयोग किसान फल, फूल, सब्जियों और औषधीय फसलों को सुखाने के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सोलर ड्रायर का उपयोग उच्च वर्ग के किसान तो आसानी से कर लेते हैं, पर छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को सोलर ड्रायर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के युवा मैकेनिकल इंजीनियर वरुण राहेजा ने एक ऐसा सोलर ड्रायर बनाया है जिसका इस्तेमाल छोटे किसान भी कर सकते हैं। देखिए इस स्टोरी को। यह दास्तां है एक ऐसे युवा की जिनकी कोशिशों के चलते एक महंगा कृषि उपकरण छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच में आ गया है। सोलर ड्रायर सौर ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए फल, फूल, सब्जियों और दूसरे कृषि उत्पादों को सुखाकर बाद में उनका उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर बाजार में जो सोलर ड्रायर उपलब्ध हैं, उनकी क्षमता और लागत दोनों ज्यादा है। इंदौर के युवा मैकेनिकल इंजीनियर वरुण रहेजा ने नए ड्रायर को इस तरह डिजाइन किया है कि इसकी लागत कम हो गई है और इसके जरिए फल, फूल और सब्जियों के पोषक तत्व, रंग और खुशबू को भी बरकरार रखा जा सकता है। दूर दराज किसान जो है, जो मंडी तक आने में उनका ट्रांसपोर्ट खर्चा इतना होता था, कभी कभी तो उतना भी नहीं मिल पाता था, तो उनके लिए हमने एक छोटा सोलर ड्रायर बनाया है जिसमें वो अपने एक्सेस जो उनका बचा हुआ प्रोड्यूस रहता है, जो बिक नहीं पाता या फिर जब रेट कम रहते हैं जहाँ उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को वो सुखा सके। तो सुखाने के बाद जो चीज़ जो फ्रेश में एक हफ्ते तक ही टिक पा रही थी, जो उसके बाद ख़राब हो जा रही थी, वो सूखने के बाद कम से कम 6 महीने से 1 साल तक बची रहती है। तो 6 महीने तक उनका समय रहता है उनको सेल करने का, और ये फ़ायदा उन्हें ये भी रहता है कि वो 6 महीने तक वो सब्जियां खुद भी जैसे सुखा लिया, उसको वापस वो गर्म करके उसको वापस रिहाइड्रेट करके वापस उसमें नमी डाल के वो खुद के उपयोग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रायर की लागत कम करने के लिए वरुण ने इसकी डिजाइन में बदलाव किया है। ज्यादातर कलपुर्जे वे ही इस्तेमाल किए गए हैं जो स्थानीय बाजार में उपलब्ध हैं। किसानों के लिए एक लो कॉस्ट का मॉडल कहीं भी नहीं था, तो वही हमारा इंटरेस्ट है कि कैसे हम फार्मर के लिए एक ऐसा ड्रायर बना सके जो सस्ता भी हो और उसको कहीं भी पहुंचाना आसान हो। तो हमारे जो सोलर ड्रायर है वो साथ ही साथ फोल्डेबल भी है, तो फोल्डिंग होने का फ़ायदा ये रहता है, जो हमको 8 फीट का ड्रायर हमको पहुँचाने में 4 से 5 हज़ार रुपये लगते थे, वो फोल्डिंग होने के बाद सिर्फ 500 से 1000 रुपये में पहुँच जाता है। वरुण के बनाए गए सोलर ड्रायर से कई लोगों ने अपना छोटा उद्यम भी शुरू किया है, जिसके जरिए वो मशरूम, लेमन ग्रास, सब्जियां और रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं। तो यही मशीन के अंदर पत्ती वाली चीजें हो गई या जितनी भी सब्जियां हो गई या जितने फल हो गए, फूल हो गए, वो सारे के सारे हम इसमें सुखा सकते हैं। वरुण के इस नवाचार ने सोलर उपकरण के इस्तेमाल को छोटे उद्यमियों और किसानों तक तो पहुंचाया ही है, साथ ही सौर ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में भी सराहनीय पहल की है। गुड न्यूज इंडिया के लिए इंदौर से केएल जोशी के साथ भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपके शहर का मौसम का हाल। और मौसम की इन्हीं जानकारी के साथ आपसे विदा लेंगे, लेकिन आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें दिखाते हैं। आज दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है, तो आपको छोड़ जाते हैं उनके कुछ यादगार गीतों के साथ। आप इन गीतों का लुत्फ उठाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।